फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस। अब बेटा ये जो रिवीजन में स्टार्ट करने वाला हूं, हम लोग कोशिश करेंगे एकदम लिमिटेड टाइम में, क्विक टाइम में, मोटा मोटा जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है सबको एक बार अच्छे से रिकलेक्ट कर ले। बट जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो जो बच्चे एक बारी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बट यस, मैं कोशिश करूंगा आपको साथ साथ रिवाइज में याद भी होता चला जाए। तो सबसे पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेक्शन 23 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अब मेरी बात सुनना, इसमें ये लोगों ने क्या बोला है कि ये सबसे पहले पब्लिक इशू क्या होता है। तो और पब्लिक इशू मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकता है। पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोग को, कहने से पब्लिक इशू के 3 टाइप है। पहला है आईपीओ, फिर है फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफर, और तीसरा है ऑफर फॉर सेल। अगर मैं क्विकली आप लोग को बता दूं ये तीनों क्या है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? तो कहने से जब कोई पब्लिक कंपनी पहली बार जनता से पैसे रेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम पैसे रेस करता है, अगर तुम सब्सिक्वेंट टाइम रेस करते हो तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। जैसे कुछ साल पहले डीमार्ट ने फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लाया था तो वो आईपीओ था, ये अब लाएगा या उसके बाद फिर से लाएगा तो वो एफपीओ होगा, फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ये देखो, इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं, बट अभी क्योंकि मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता हूं आपको, तो मैं एक छोटा सा ग्लिम्स है कि आपको ऑफर फॉर सेल समझाता हूं। अब कितनी बार क्या होता है, प्रमोटर को एक लिमिट के ऊपर होल्डिंग अलाउड नहीं है और पब्लिक को मिनिमम एक लिमिट का होल्डिंग रखना पड़ता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे हो सकता है प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग हो, तो प्रमोटर क्या करते हैं? फ्यूचर में जाके अपने शेयर्स ही मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक इश्यू के थ्रू अपने ही शेयर्स मार्केट में सेल कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। तो व्हेन शेयर्स ऑफ अ प्रमोटर एंड अदर इन्वेस्टर्स आर ऑफर टू पब्लिक फॉर सेल, इसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। मतलब यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं आ रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचा जा रहा है। तो पब्लिक इशू के 3 टाइप है। पहला क्या है? आईपीओ, दूसरा क्या है? एफपीओ, और तीसरा क्या है? ऑफर फॉर सेल। अच्छा, अब दूसरा इसमें टाइप्स ऑफ इशू में हम लोग पढ़ेगा राइट इशू, बोनस इशू होता है। अब मेरे बच्चों, व्हाट इज द राइट इशू, व्हाट इज द बोनस इशू? प्लीज अंडरस्टैंड, ये जब तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? राइट इशू। लेकिन उसमें तुम कुछ पैसे चार्ज करते हो। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को अगर तुम शेयर्स देते हो तो उसको बोनस इशू बोलते हैं, अगर तुमने फ्री में दे दिया तो। ठीक है, और ये कोई भी कंपनी ला सकता है, पब्लिक कंपनी भी ला सकता है, प्राइवेट कंपनी भी ला सकता है। अभी मैंने तुमको बताया कि बेटा अगर तुम पब्लिक इशू लेके आ रहा है ना, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन ला सकता है? पब्लिक कंपनी। लेकिन राइट ऑफर, बोनस ऑफर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी दोनों ला सकता है। अच्छा, अब अगर पब्लिक इशू की बात करूं तो ये एक जनरल ऑफर होता है जहां पे कोई भी आके कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में तुमने जिसको ऑफर दिया है वही व्यक्ति आके तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ले सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये भी सबको अलाउड है, पब्लिक कंपनी भी, प्राइवेट कंपनी भी। मतलब हमने क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑफर जो पब्लिक इशू है सिर्फ वो पब्लिक कंपनी को अलाउड है, वो प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है। अच्छा, सेक्शन 23 में कुछ अमेंडमेंट भी है, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि बाद में अमेंडमेंट लेक्चर में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन जुरिसडिक्शन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है कि अगर बाहर के कोई जुरिसडिक्शन में इशू ला रहे हो तो कैसे होगा। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 26 पढ़ने वाले हैं, वो है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। देखो, जब तुम पब्लिक इशू लाते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस जब तुम इशू करोगे तब ऑब्वियस सी बात है उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए वो सब कहां पे दिया है मेरे बच्चों? सेक्शन 26 में दिया है। अच्छा, जब मैंने बोला पब्लिक इशू लाते हो तब तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है ना कि तुमको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है। और क्योंकि प्राइवेट कंपनी ही क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? पब्लिक इशू में, और पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी ला नहीं सकता है। तो इन सब बात को अगर मैं नटशेल में बोलूं तो ऐसे बोलूं कि प्रोस्पेक्टस विल बी इशूड ओनली बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि वो जनरल ऑफर नहीं कर सकता है, और जनरल ऑफर के लिए ही प्रोस्पेक्टस इशू करना है। तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। क्लियर है ये?
अच्छा, प्रोस्पेक्टस इशूड बाय पब्लिक कंपनी, अगर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो क्योंकि पब्लिक कंपनी इशू कर रहा है प्रोस्पेक्टस, और पब्लिक कंपनी को तो सेंट्रल मतलब तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ और कौन कंट्रोल करता है, सेबी। इसीलिए बोला प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए वो मैटर कौन बताएगा, सेबी बताएगा। ठीक है, सेबी किससे कंसल्ट करके बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा, इसके साथ साथ क्या नहीं से लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ और लॉज है जो लिस्टेड कंपनी को गवर्न करता है, जैसे कि सेबी एक्ट है एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, तो ये दोनों लॉज भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोस्पेक्टस में हर वो चीज रहेगा जो डालने के लिए कौन बोल रहा है, सेबी बोल रहा है, और सेबी किससे कंसल्ट करके डालने के लिए बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्लस सेबी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है जो प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, वो भी तुमको प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी चीजें दी गई है जो प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में वो भी डालना पड़ेगा। क्लियर है ये? फिर इन्होंने यही पॉइंट सबसेक्शन 2 में क्या बोला कि भाई जो सेक्शन 26(1) में दिया है ना वो किसको अप्लाई नहीं होगा, तो बोलते हैं अगर तुमने किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को सिक्योरिटीज इशू किया तो 26(1) के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? ये मतलब प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें डालनी है, लेकिन तुम सोचो अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को सिक्योरिटीज दे रहे हो तो उसे तो कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटीज दे रहे हो तो उसको तो ऑलरेडी कंपनी के बारे में पता है, एग्जिस्टिंग मतलब राइट इशू तो एग्जिस्टिंग लोगों को ही दिया जाता है, तो उनको दे रहे हो तो उनको ऑलरेडी पता है, तो इतने सारे डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है अगर तुम एग्जिस्टिंग मेंबर, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर और राइट इशू में सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो। या तो अगर कोई पब्लिक कंपनी सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, मतलब कोई सिक्योरिटी तुमने एक पर्टिकुलर क्लास का सिक्योरिटी तुमने ऑलरेडी इशू कर दिया था और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और सेम क्लास का तुम सिक्योरिटी वापस से इशू कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक सेम क्लास का सिक्योरिटी इशू हो रहा है तो पहले क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू हो चुका है उसका सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है तुम्हारे स्टॉक मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे और पब्लिक डोमेन में, तो इसीलिए फिर से 26(1) अप्लाई नहीं होगा, मतलब तुमको इतने सारे डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत नहीं है। तो 26(1) में हमने बोला है बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने होंगे जो सेबी में, सिक्रा में बोला है, या जो सेंट्रल सेबी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर मेंबर्स वगैरह को दे रहे हो या एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज वापस से इशू कर रहे हो तो इतने सारे डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रोस्पेक्टस कब इशू कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा तभी भी कर सकता हूं और बाद में भी कर सकता हूं। हो सकता हूं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उस टाइम पे आईपीओ लेके आ रहा हूं तो उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, बाद में एफपीओ लेके आ रहा हूं तो उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, तो कभी भी इशू कर सकता हूं। क्लियर है ये? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो इट्स एन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन टू दी मेंबर। अब तुम डिटेल इंफॉर्मेशन अगर मेंबर को दे रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता है मेंबर के पास सारा ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो इसमें इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले तुम मेंबर को डिटेल जानकारी दे रहे हो, बट वो जानकारी सही है कि गलत है मालूम कैसे पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने बोला पहले प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल करो और उसके बाद ही तुम मेंबर को इशू कर सकते हो। तो इन लोगों ने बोला जो प्रोस्पेक्टस है उसका कॉपी पहले किसके पास डिलीवर होना चाहिए, आरओसी के पास। अच्छा, आरओसी के पास तुम डिलीवर करोगे, कितनी बार क्या होता है प्रोस्पेक्टस में तुम एक्सपर्ट स्टेटमेंट यूज करते हो, तुम बोलते हो भाई प्रोस्पेक्टस में लिखते हो कि इस सीए ने ऐसा ऐसा चीज बोला है, इस रजिस्टर्ड वैल्यू ने इस बिल्डिंग का ये वैल्यू बोला है। अब कहने से क्योंकि उनका वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो इससे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, इसीलिए एक्सपर्ट का कंसेंट बहुत क्रूशियल होता है। लेकिन तुमने अगर वो स्टेटमेंट यूज किया है तो तुमको एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा एक्सपर्ट का, ठीक है, और तभी उसके बाद ही तुम प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट इशू कर सकते हो। मैनी ये टाइम क्या होता है एक्सपर्ट स्टेटमेंट देने के बाद विड्रॉ कर लेता है, उसको लगता है उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो विड्रॉ कर लेता है, और ये विड्रॉ करने का राइट उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के पहले है, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो अगर एक्सपर्ट ने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस तो फिर तुम एक्सपर्ट का स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो। तो बोला भाई एक्सपर्ट कंसेंट कैन बी मेंशन्ड इन prospectus only if he has not withdrawn such consent after consent before prospectus being filed with ROC। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला मैंने, अगर तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो पब्लिक को तो पहले वो आरओसी के पास जाना चाहिए। ये आरओसी के पास वो ऑलरेडी जा चुका है
ऐसा तुमको प्रोस्पेक्टस में लिख के देना पड़ेगा ताकि मेंबर्स को, फ्यूचर मेंबर्स को कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे ऊपर। तो प्रोस्पेक्टस इशू टू पब्लिक मस्ट कंटेन स्टेटमेंट दैट अ कॉपी ऑफ इट हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। बोलना पड़ेगा कि भाई हमने आरओसी को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, ये स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद सबसेक्शन 7 तो ओमिट हो चुका है, जाने दो। अच्छा, अब आरओसी के पास तुमने प्रोस्पेक्टस दिया, अब अगर तुमने बहुत ज्यादा डिले कर दिया बाद में मेंबर को इशू करने में, तो डोंट यू थिंक सिचुएशन चेंज हो सकता है? इसलिए बोला आरओसी के पास अगर तुमने डिलीवर किया है तो वहां से 90 डेज में तुमको पब्लिक को इशू करना है प्रोस्पेक्टस। तो आरओसी को जब भी तुम डिलीवर करोगे वहां से 90 डेज में प्रोस्पेक्टस मेंबर्स को डिलीवर कर दो। क्लियर हो गया एकदम? बड़े आगे, अब ध्यान देना। अब हम लोग सेक्शन 27 पे जा रहे हैं। 27 क्या बोलता है? जब तुम प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो उसमें तुम ऑब्जेक्ट लिखते हो कि किस ऑब्जेक्ट के लिए तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो। तो जो तुमने ऑब्जेक्ट लिखा है प्रोस्पेक्टस में कि मैं ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं, अब बेटा वो ऑब्जेक्ट से तुम वेरिएशन नहीं कर सकते हो। क्या बोला मैंने? उस ऑब्जेक्ट से आप वेरिएशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ब्रिंग वेरिएशन फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट दैट ऑब्जेक्ट। तो यही इन्होंने बोला है कि भाई आपने जो भी प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट लिखा है आपको उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अब उस ऑब्जेक्ट का रेलेवेंस नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल तुमने कंस्ट्रक्शन के लिए रेस किया था बट अब तुमको लग रहा है कि ये पूरा डाउनफॉल पे जा चुका है और ये करके कुछ मतलब नहीं है, और तुम चाहते हो किसी और सेक्टर में जाना, फॉर एग्जांपल मूवी प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, तो फिर ये वेरिएशन हो गया है। अब प्रोस्पेक्टस को देख के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हो सकता है वो शायद कंफर्टेबल ना हो कि तुम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करो। इसीलिए तुमको ये करने के लिए पहले तो शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। इससे पता चलेगा कि शेयर होल्डर कितनी मात्रा में इसको अप्रूवल दे रहे हैं। दूसरा, तुमको एडवर्टाइज करना पड़ेगा कम से कम 2 न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये बात 2 न्यूज़पेपर में इसका फॉर्म पास 1 है। अच्छा, अभी 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होता है। अच्छा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा तो तुमने पास कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ 12% 13% लोग अभी भी खुश नहीं है। ठीक है, और वो बोलते मुझे नहीं आना नए ऑब्जेक्ट में, तो तुमको उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, मतलब उनको पैसे देके उनको बाहर जाने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। तो अपना पैसा ले लेंगे और निकल जाएंगे तेरी कंपनी छोड़ के। तो ये 3 चीज करना पड़ेगा फॉर वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करो, एडवर्टाइज करो और एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। सेक्शन 28 वही बोलता है ऑफर फॉर सेल, जो मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं। फिर सेक्शन 29 क्या बोलता है कि जो सिक्योरिटी इशू करोगे पब्लिक इशू में, ये फिजिकल शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी इशू करो तो डीमैट फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। अच्छा, जब भी प्रोस्पेक्टस पब्लिश होता है ये तो तुमको क्या मेंशन करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी किस पैसा किस पर्पस के लिए रेज कर रही है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या है वो बताना पड़ेगा। कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है और कौन कौन मेमोरेंडम में सिग्नेटरीज है, मतलब कौन कौन लोगों ने मेंबर्स को साइन किया है, सब्सक्राइब किया है, वो बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो अगर इसको लीगल मतलब बताऊं मैं तो मैं 2 मिनट में बताता हूं। पहले मैं तुमको उसका जनरल मतलब बता देता हूं। ये देखो, जब तुम पब्लिक को बोलते हो आओ आओ मेरे में फंड रेस करके जाओ, क्या बोलते हो पब्लिक को? आओ आओ मेरा शेयर्स सब्सक्राइब करके जाओ। तो जब तुम ये बोलते हो ना पब्लिक को, तो ये जिस स्टेटमेंट में बोलते हो उसको ही प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज अ रिटन इन्विटेशन। क्या है मेरे बच्चों प्रोस्पेक्टस एक रिटर्न इन्विटेशन है। ऑब्वियसली रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये, जहां पे तुम पब्लिक को क्या बोलते हो? इनवाइट करते हो। किस चीज के लिए इनवाइट करते हो? कि तुम मेरे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, खरीदो, मतलब सब्सक्राइब करो बोलते। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट तो कंपनी की मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा किसको किसको मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, वो मेरे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। तुमने सब्सक्राइब किया ना, उसके बाद मैं देखूंगा कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं सबको शेयर्स ना दे पाऊं, डिबेंचर्स सिक्योरिटीज ना दे पाऊं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि यार मैं सबको नहीं दे पाऊंगा। तो हो सकता है शायद मैं 1/10 को ही दे दूं, 1/20 लोगों को ही दे दूं।
20% लोगों को ही दे पाऊं, तो कितने लोगों को दे पाऊंगा मैं, डिपेंड करता है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन पर। तुम बोलूंगा तुम सब्सक्राइब करो और उसके बाद मैं देखता हूं कि मैं तुमको तुमने जितना सब्सक्राइब किया पूरा दे पाऊंगा या प्रोपोर्शनल दे पाऊंगा या क्या कर पाऊंगा। बट यस, प्रोस्पेक्टस इनवाइट करता है कि मेंबर्स को कि मतलब पब्लिक को कि आओ और मेरे सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करो और फिर हम डिसाइड करेंगे आपको अलॉटमेंट करना है या नहीं करना है सिक्योरिटीज को। तो दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है ये? अच्छा, अब प्रोस्पेक्टस के 4 टाइप में भी डिस्कस करने वाला हूं। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। एक एक करके समझाता हूं। ये पहला आता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। देखो, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जो होता है वो बहुत डिटेल होता है, 350-400 पेज का होता है। क्यों इतना बड़ा पेज का होता है? उसमें हर एक छोटी छोटी चीजों को एकदम डिटेल में समझाया रहता है। जैसे कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट रेशियो है तो वो पूरा डिटेल में पूरा रेशियो कैलकुलेशन देंगे। अगर कंपनी का नेटवर्थ है तो वो डिटेल में देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो डिटेल में देंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा हो जाता है। और नॉर्मल लाइफ में जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको भले प्रोस्पेक्टस मिलता है, वो पढ़ता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कि देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन वो डिटेल में पढ़ता नहीं है, लेकिन सर्टेन इंफॉर्मेशन जो उसे पता होना चाहिए ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, लॉ मेकर को। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि एक काम करो, जब तुम एप्लीकेशन इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस दे तो ठीक है, बट प्रोस्पेक्टस के साथ तुम एक कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस दे दो। कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस मतलब जिसमें प्रोस्पेक्टस के सैलिएंट फीचर्स है। क्या बोला मैं? कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस मतलब जो जिसमें प्रोस्पेक्टस के सैलिएंट फीचर्स है। सैलिएंट फीचर्स मतलब जिसमें प्रोस्पेक्टस का इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस। उसको ही क्या बोलते हैं? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। आप सुनना मेरी बात, इसमें सैलिएंट फीचर्स है मतलब जो 350-400 पेज का प्रोस्पेक्टस रहेगा वो मुश्किल से अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में 20-25 पेज का रहेगा और उसमें बहुत लिमिटेड जगह में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल सीधा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे देंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो दे देंगे, नेटवर्थ दे देंगे। अब तुम वो सब सीधा पढ़ लेगा। अब हो सकता है कि तुमको जानना है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो प्रोस्पेक्टस में जाओ, डिटेल में रीड कर लो। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस और ये मैंडेटरी होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी है। उसका सीरियल नंबर भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के हिसाब से सेम सीरियल नंबर होता है। तो मतलब हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देना मैंडेटरी है। अच्छा, लेकिन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसको देने की जरूरत नहीं है? अंडरराइटर को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये अंडरराइटर लोग यार बहुत, अगर वो लोग सिक्योरिटीज अक्वायर करेंगे कंपनी का तो लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग तो हैवी वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज अक्वायर करता है। तो वो लोग अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का क्या करेगा? वो तो डिटेल प्रोस्पेक्टस ही पढ़ने वाला है। और सेम वे प्रमोटर और क्यूआईबी, प्रमोटर तो यार घर का ही बंदा है तो ऑब्वियसली उसको तो सब कुछ पता है डिटेल में। और क्यूआईबी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, तो वो लोग भी आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करता, वो लोग डिटेल स्टडी करता है। तो ये लोग सब प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही जाता है, इसीलिए इनको अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती है जो मल्टीपल इश्यूज करता है ड्यूरिंग द ईयर। ये फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह जिनको साल में 4-5 बार पब्लिक इश्यू लाना है। ये तो 4-5 बार पब्लिक इश्यू लाने के लिए बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी, टाइम, पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए इन लोगों के जैसे लोगों के लिए जो मतलब साल में मल्टीपल टाइम पब्लिक इशू लाते हैं, उनके लिए एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस है जो बेनिफिट करेगा। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या है? देखो, तो बोलता है भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो तुमने इशू किया है वहां पे जो तुम प्रोस्पेक्टस लाते हो, इश्यूज तुम ट्रेंचेस में ला सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक से ज्यादा इशू ला सकते हो तुम पूरे साल में। अब क्या होगा पता है? फॉर एग्जांपल, अच्छा ये 1 साल के लिए वैलिड होता है प्रोस्पेक्टस, तो हो सकता है तुमने आज प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब तुम 1 साल तक वापस अगर पब्लिक इशू लाओगे तो तुमको वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ वो जो चेंजेस होता है, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है, चेंजेस, डिटेल्स, बस उतना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको लाना होगा अगली बार इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। क्या लाना होगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। तो क्या बोला? शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड इन ट्रांचेस, दैट इज मोर देन वन इशू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस अगेन। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली तो तुमको पूरे 1 साल तक एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वापस से अगले
विद इन दैट 1 ईयर तुमको अगली बार जब पब्लिक इशू लाओगे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना है, जो बहुत लिमिटेड साइज का होता है, जिसमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तुमको वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही वैलिड रहेगा। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, वही कंपनी कर सकता है जिसको सेबी ने अप्रूव किया, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसको बार बार पब्लिक इशू लाना है, वैसी नेचर ऑफ कंपनीज के लिए ही तो सेबी अलाउ करेगा। फिर बोलते हैं भाई कंपनी can bring public issue as mentioned in shelf prospectus for next 1 year without issuing prospectus again, लेकिन उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वो क्या देगा, तो क्या नए नए चार्जेस क्रिएट हुआ है, क्या मटेरियल बड़े बड़े चेंजेस हुए फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के, ये इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। और कब वो फाइल करेगा, तो पास 2 में आरओसी के पास फाइल करेगा, जब भी वो नया इशू लाने वाला है उसके 30 डेज पहले फाइल कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 फरवरी को वो लाने वाला है नया पब्लिक इशू, तो 1 जनवरी से अगर लेट्स से अभी ये कौन सा मंथ है तेरा, लेट्स से तेरा ये मंथ हो गया अपना अगस्त एग्जाम्पल या जुलाई हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यार अगर वो जुलाई में लाना चाहता है या वो मई में लाना चाहता है, रुक जाओ, मान लो वो 1 मई को लाना चाहता है, तो अगर वो 1 मई 24 को लाना चाहता है तो उसको 1 अप्रैल 24 से लेके 30 अप्रैल 24, ठीक है, इस पीरियड में उसको क्या करना पड़ेगा? इस पीरियड में उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टर आई मीन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास 2 में आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, अगर वो इस दिन नया इशू लाना चाहता है तो, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया? ये बड़े आगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लो ये। अच्छा अभी अगला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये जो लोग बुक बिल्डिंग लाते हैं, मैं देखो अभी ये सब रिवीजन लेक्चर में डिटेल में तुमको बुक बिल्डिंग ये वो सब नहीं बता पाऊंगा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। बुक बिल्डिंग क्या होता है? ये जब तुम बुक बिल्डिंग क्या होता है? जब तुम ट्राई करते हो कि तुम्हारी कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए, वो डिटरमाइन करने का ट्राई करते हो, तो वो बुक बिल्डिंग के थ्रू होता है। अच्छा बुक बिल्डिंग में क्योंकि तुमको ये नहीं पता है कि कितने प्राइस पे तुम सिक्योरिटी इशू करोगे, तो तुम एक रेंज ऑफ प्राइस देते हो, लेट्स से तुमने 500 to 550 ये रेंज ऑफ प्राइस दिया, अब तुम इसके बीच में डिसाइड करना चाहते हो तुम्हारा सिक्योरिटीज का प्राइस, तो तुम पब्लिक तुमको ऑफर करेगा, और पब्लिक जो तुमको ऑफर करता है उसके बेसिस पे तुम्हें कट ऑफ प्राइस डिसाइड करेगा, और उसी कट ऑफ प्राइस के हिसाब से तुम फिर फाइनली एक प्राइस फिक्स होकर सबको शेयर्स इशू कर देगा, सबको मतलब जो भी एलिजिबल होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम बुक बिल्डिंग लाते हो तब तुमको एग्जैक्टली प्राइस तो पता नहीं है, और जब प्राइस नहीं पता तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी नहीं पता होगा, क्योंकि तुमको अगर 100 करोड़ चाहिए तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी तो तेरे प्राइस पे डिसाइड हो जाएगा, तो तुम्हारे को प्रोस्पेक्टस में तो प्राइस भी डालना होता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी डालना होता है, तो तुम प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं कर पाओगे। तो बुक बिल्डिंग में जब तुम फर्स्ट प्राइस रेंज देते हो तो उस टाइम पे तुम प्राइस डिटरमाइन करने का ट्राई करते हो, तो इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टस पहले तुम क्या इशू करते हो? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें सारा डिटेल्स होता है लेकिन दो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या इशू करना है वो नहीं होता है, और एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें दो चीज नहीं है, इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, और बाद में जब प्राइस डिसाइड हो जाएगा तो फिर वापस से प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा जिसमें तुम प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दोनों स्पेसिफाई कर दोगे। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, और इसमें कौन सी जानकारी नहीं होती है, कितना सिक्योरिटीज तुम इशू करने वाला है, क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज और उसका इशू प्राइस, ये दो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये किसको इशू किया जाता है? आरओसी को। और कितने दिन पहले इशू किया जाता है? जब तेरा सब्सक्रिप्शन ओपन होगा ना वहां से 3 दिन पहले ये तेरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को इशू किया जाएगा। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वांटम सिक्योरिटीज और इशू प्राइस को छोड़ के बाकी तो सारी चीजें दी है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, तो जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो सेम ही चीजें होने वाली है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें अलग हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी एंड इशू प्राइस के अलावा भी कुछ अलग हो। तो ऐसा अगर कुछ है तो तुमको वो भी बताना पड़ेगा, मतलब अगर कुछ वेरिएशन किया है तुमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस में तो तुमको वो हाईलाइट करना पड़ेगा वेरिएशन, नहीं तो ये फ्रॉड माना जाएगा। 447 में इसका जो पनिशमेंट है वो लग जाएगा। अब अगला आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो मेरी बात को समझो सारे बच्चे, अब होता क्या है रियल लाइफ में, होता क्या है रियल लाइफ में कि मैं
अगर पब्लिक इशू ला रहा हूं, अगर सारी एक्टिविटीज मैं खुद करने वाला हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बट मुझे लग रहा है कि यार मैं सारी एक्टिविटीज करूंगा और मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा तो मेरे को पनिशमेंट लग जाएगा। तो मैंने ये सारा काम अलोकेट कर दिया प्रोफेशनल्स को, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस फर्म है, प्रोफेशनल्स है, इनका काम ही है पब्लिक इशू लाने का, तो इनसे गलती होने के चांसेस बहुत कम है एवरीबडी। तो मैंने उनको अलोकेट कर दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, वही लोग पब्लिक इशू लेके आएंगे। अब अगर वो लोग सारे पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जितने पब्लिक इशू की रिक्वायरमेंट है सारे तो वही प्रोफेशनल्स फुलफिल करेंगे। तो वो लोग, जब उनको इशूइंग हाउस बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, इशूइंग हाउस, तो वही लोग सारे फॉर्मुलेटिस कंप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो हम क्या बोलेंगे, यार पब्लिक इशू हमारा है और प्रोस्पेक्टस वो इशू कर रहे, तो वैलिड होगा क्या? क्योंकि तुम्हारा प्रोस्पेक्टस तो तुमने इशू करना चाहिए, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम तो एनीवेज कुछ नहीं कर रहे हो, सारा काम तो वही लोग कर रहे। तो गवर्नमेंट बोला टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी जगह पे उन्होंने भी तुम्हारा प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर भी हम यही मानेंगे कि ये प्रोस्पेक्टस तुमने ही इशू किया है, मतलब इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मानेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो बोला कि भाई अगर कोई सिक्योरिटीज इशू कर रहा है पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी and also comply with all the legal formalities, then even the underwriter will be appointed by issuing house and prospectus will also be issued by such issuing house। तो वैसा prospectus जो वो इशू कर रहा माना जाएगा हम ही इशू कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस साइन कौन करेगा, तो वो जो प्रोफेशनल्स एजेंसीज है, अगर वो लोग फर्म है तो फिर 50 उसका 50% पार्टनर करेगा, और वो लोग कंपनी है तो उसका 50% उसका एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करेगा। क्लियर है ये? अगला था मिस स्टेटमेंट। ये अगर तेरे प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस स्टेटमेंट है तो तुमको पनिशमेंट लगेगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी दोनों लग सकता है। अच्छा, लेकिन मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, मालूम कैसे पड़ेगा, तो बोलता है भाई मिस स्टेटमेंट का मतलब अगर तूने कोई अनट्रू स्टेटमेंट यूज किया है, चाहे वो किसी फॉर्म या कॉन्टेक्स्ट में हो प्रोस्पेक्टस में, वो तेरा मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। मतलब अनट्रू स्टेटमेंट मतलब तुमने जिस तरीके से यूज किया है उसे गलत नोशन जा रहा है, या तुमने गलत ही लिख दिया है, तो ये सब तेरा मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। या तो कोई बहुत क्रूशियल चीज था जो तुमने नहीं बताया, कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा केस होने वाला है, तुम्हें पता है लेकिन तुमने नहीं बताया, तो ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट ओमिट किया तो भी मिस स्टेटमेंट होगा। अच्छा, मिस स्टेटमेंट अगर हो रहा है तो मिस स्टेटमेंट में 2 लाइबिलिटी है मेरे बच्चों, एक तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है और दूसरा सिविल लाइबिलिटी है। अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए बोला मेंस रिया होने की जरूरत, क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मेंस रिया होना पड़ेगा, सिविल लाइबिलिटी के लिए मेंस रिया होने की जरूरत नहीं है। मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी माइंड, मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी सिर्फ तब लगेगा जब तुमने कोई गलती जानबूझ के किया है, धोखा देने के इंटेंशन से किया है। मतलब अगर तुमने नेग्लिजेंट किया बट तुम्हारा पर्पस नहीं था किसी को धोखा देने का, तो फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होता। लेकिन सिविल लाइबिलिटी तो होगा, मतलब तुम्हारा क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटी में जेल वेल है तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो एक ध्यान रखना पड़ेगा इस सब चीज का, बट सिविल लाइबिलिटी में तो मॉनेटरी पनिशमेंट वगैरह। तो इन्होंने बोला भाई सिविल लाइबिलिटी तो तेरे को लग जाए, चाहे मेंस रिया हो या ना हो, मतलब तुमने धोखा देने के इंटेंशन से किया या तुमसे गलती से हो गया, सिविल लाइबिलिटी तो फिर भी होगा। लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी तब होगा जब तुमने धोखा देने से के इंटेंशन से किया है। अगर तुमसे गलती हो गया है तो फिर ऑब्वियसली, मतलब तुमसे गलती हो गया बट तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तो तुमको क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात, जो फ्रॉड होता है ना 447 का, वो फ्रॉड अट्रैक्ट होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी में, लेकिन वही सिविल लाइबिलिटी में नहीं होगा। 447 की पनिशमेंट तो तुम पढ़ चुके, बहुत सीवियर पनिशमेंट होता है। अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटी सिर्फ उन लोगों को लगता है जिन्होंने ऑथोराइज किया होगा प्रोस्पेक्टस को। तो हो सकता है कि कोई सीए है जिसने उस प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया है तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाएगा। लेकिन सिविल लाइबिलिटी के लिए थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, बोला कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर या हर वो बंदा जिसने ऑथोराइज किया होगा प्रोस्पेक्टस को, एक कहने से उन सबको सिविल लाइबिलिटी लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो जेल वेल तक चला जाता, 447 का पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन सिविल लाइबिलिटी में इन्होंने बोला जो डैमेज होगा ना, डैमेज उसका लॉस तुमको भर के देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ गलत है बट वो बहुत ही माइनर इंफॉर्मेशन था। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एजीएम किया था और मान लो एजीएम में कुछ ऐसी डिस्कशंस किए, कोई केएमपी की अपॉइंटमेंट का डिस्कशन किया और वो केएमपी अल्टीमेटली अपॉइंट ही नहीं हुआ, उसके बारे में बताया नहीं, बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया। तो लेकिन ये इमटेरियल, इतना कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोला अगर कोई मिसस्टेटमेंट
प्रोस्पेक्टस में दिया जो इमटेरियल है, तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मतलब उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगा, भले में स्टेटमेंट था, लेकिन कैन आई से वो ऐसा कुछ है नहीं जिससे किसी को फर्क पड़ रहा है, तो वो भी क्या बोलते हैं, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। या तो जब तुमने इशू किया प्रोस्पेक्टस, उस टाइम तक अगर तुम बिलीव कर रहा था कि जो इंफॉर्मेशन तुमने दिया है वो सही है, तो फिर उस केस में भी क्या बोलते हैं, वो क्रिमिनल लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक किसी सीए ने कोई बैलेंस शीट साइन किया, समझ रहे हो, और कंपनी ने ही उसको उल्लू बनाया, उसको 2 बैलेंस शीट दिया था, एक ओरिजिनल और एक फेक, फेक वाले पे उसने साइन किया, अज्यूमिंग कि वो ओरिजिनल वाला, क्यों, उसने बेटा क्रॉस चेक किया बैंक के साथ, बैंक को भी वही दिया था उसने, तो अगर वो बिलीव कर रहा है, वो प्रूव कर पाता है कि मैं बिलीव कर रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है, तो भी वो लायबल नहीं होगा। अच्छा, सिविल लायबिलिटी में कब लायबल नहीं होगा, तो बोलता है कि अगर डायरेक्टर को पता ही नहीं था इस सब झोल के बारे में, ये डायरेक्टर को रूम में बंद कर दिया, बोला बाहर ही नहीं आने दिया, उसको पता ही नहीं था, ऐसे मजाक में बोल रहा हूं, मतलब हो सकता है डायरेक्टर यार फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो, वो फॉरेन में गया होगा मेडिकल रीजंस वगैरह की वजह से, तो बाद में आया है, तो फिर हो सकता है उसको नहीं पता हो, तो अगर वो प्रूव कर देता कि उसको नहीं पता था, और जैसे ही पता चला अगर वो पब्लिक नोटिस दे दिया कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो वो लायबल नहीं होगा। या तो अगर डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दे दिया है, व्हेन अ पर्सन गिव हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, ठीक है, लेकिन जैसे उसको पता चला भी स्टेटमेंट के बारे में, अगर वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेता डायरेक्टर बनने से, तो भी वो लायबल नहीं होगा। और ये सेम तीसरा पॉइंट तो सेम है जो अपन ने पढ़ा था, कि अगर कोई साइन कर रहा है और वो बिलीव कर रहा है कि ये सच है, और उसके पास एविडेंस है प्रूफ करने के लिए कि वो बिलीव कर रहा था ये सच है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें बताई है, बोला अगर तुमने फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया किसी को टू इन्वेस्ट इन दी कंपनी, तो तुम फ्रॉड 447 में लायबल होगा, ऐसा सेक्शन 36 बोलता है। ये मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मतलब मुझे पता है कि यार गड़बड़ है, सब है, गलत है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं आजा भाई, आजा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, बहुत मस्त कंपनी है, मजा आएगा तेरे को। ये मतलब मैं उसको सब झूठे झूठे पिक्चर्स दिखा रहा हूं, तो मैंने फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया किसी को, तो सेक्शन 36 बोलता है 447 में मैं लायबल हो जाएगा। अच्छा, अगर इस मिस स्टेटमेंट से कोई अग्रीव्ड है पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, तो वो एक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है 34, 35, 36 में, ठीक है, मतलब वही क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी जो पढ़ाया था मैंने, और अभी ये सेक्शन 36 तो अभी पढ़ा है फ्रॉडुलेंटली लायबल, उस सब में अप्लाई कर सकता है वो। अच्छा, ये अभी तक के जो भी पनिशमेंट्स में पढ़ा रहा था, ये तो सब कंपनीज के ऊपर लग रहा है ना जिसने गड़बड़ किया है। अगर मान लो इन्वेस्टर ने फ्रॉड किया है, तो ये जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट मिलता है शेयर्स में, लेकिन उनके लिए लिमिट है कि 2 लाख तक ही वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 20-25 फेक नाम से इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो डिस्काउंटेड शेयर्स खरीद सके, तो पनिशमेंट लगेगा। एनी पर्सन हु मेक एन एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम, तो उसको फ्रॉड के लिए 447 में लायबल हो जाएगा। अब बेटा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट। I'll start your study. I'll start you. ओके, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का तो बेसिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, तो अगर जनरल ऑफर क्या होता है कि तुमने ऑफर किया और कोई भी आके सब्सक्राइब कर सकता है, दैट इज अ जनरल ऑफर। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जिसको तुमने ऑफर किया वही आके सब्सक्राइब कर पाएगा, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली मतलब पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी कर सकता है। इट मीन स्पेसिफिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मेड टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिसको ऑफर किया वही एक्वायर कर सकता है। अच्छा, अब ये आइडेंटिफाइड पर्सन कौन होगा, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का डिसाइड करेगा कि ये आइडेंटिफाइड पर्सन कौन होगा। लेकिन क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है ना, तुम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सिक्योरिटीज देता है, तो कंपनी का कंट्रोल बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इससे प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा देखना पड़ेगा। इसीलिए शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कितने लोगों को तुम प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकता है मैक्सिमम, तो बोला भाई मैक्सिमम तुम 1 साल में 50 लोगों को दे सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ऐसा लॉ में लिखा है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब ये रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो इसको प्रिस्क्राइब कर दिया है 200, मतलब अभी तुमको क्या याद रखना है, 200 लोगों को तुम 1 साल में प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकता है। अच्छा, 200 लोगों का लिमिट क्यों देके रखा है, नहीं तो तुम यार लिमिट नहीं दिया तो तुम बोलेगा हम प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहे हैं इस देश के 150 करोड़ लोगों को,
तो कोई मतलब तो नहीं हुआ फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो 200 दिया है 1 साल में, मतलब मान लो तुमने अगर अप्रैल में 60 लोगों को ऑलरेडी दे दिया, अब तुम मई में लाना चाहते हो तो मई में मैक्सिमम 140 लोगों को दे सकते हो। अगर तुमने मई में 10 और दे दिया तो 70 जा चुका है, उसके बाद लाना चाहते हो जून में तो मैक्सिमम 130 लोगों को दे सकते हो। मतलब 1 साल में मैक्सिमम 200 लोगों को तुम सिक्योरिटी दे सकते हो अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर इसमें एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, एम्प्लॉय क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि कितनी बार मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को सिक्योरिटीज वगैरह दिया जाता है, तो वो तो फिर इंक्लूड करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी को। अच्छा, क्यूआई भी इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और वो लोग बहुत देख सुन के इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी की भलाई होती है उसमें। तो ये लोग भी इनको भी तुम दोगे तो वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब ये लोगों ने बोला कि भाई लेकिन अगर किसी को बहुत चूल मचा पड़ा है, उसने 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज दे दिया प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो फिर सिंपल बात है वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहा ना, तो पब्लिक इशू बन गया। तो बोला भाई वो तो फिर हम लोग क्या मानेंगे कि पब्लिक इशू हो गया। तो अगर तुमने पब्लिक इशू कर दिया और तुम एलिजिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है तुमको वो जो भी पनिशमेंट होना चाहिए उसका हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर फॉर्म कौन सा फॉर्म में रहेगा? उनको जो ऑफर दोगे वो फॉर्म पास 4 में रहेगा, मतलब उसमें वो सारा फॉर्मेट दिया रहेगा। और तुम जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो इसका तुमको रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और ये जो रजिस्टर बनेगा प्राइवेट प्लेसमेंट का ये फॉर्म पास 5 में बनेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट तुम कैश में नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि कैश में ट्रैक करना मुश्किल है, इलीगल मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, इसीलिए कैश में प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट का एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट हम उन्हीं लोगों को दे सकता है, हम प्राइवेट प्लेसमेंट उन्हीं लोगों को दे पाएगा एक चेन्नई से जिसको मतलब सिक्योरिटी दे पाएगा जिसको हमने ऑफर दिया है। तो एडवर्टीजमेंट करने का तो मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं कर पाएंगे जिनको ऑफर नहीं मिला है, तो एडवर्टीजमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। रिनाउंसिएशन भी नहीं कर सकता फॉर द सेम लॉजिक। रिनाउंसिएशन का मतलब हुआ एक बंदा उसको जो ऑफर मिला है वो दूसरे को बेच देता है, लेकिन कहते प्राइवेट प्लेसमेंट में तो जिसको ऑफर मिला है वही खरीद सकता है, वही सब्सक्राइब कर सकता है, तो फिर रिनाउंस कर भी देगा तो दूसरा बंदा तो सब्सक्राइब कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए प्राइवेट प्लेसमेंट रिनाउंस नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी लोग बोलता है कि भाई तुम अगर पहले वाला प्राइवेट प्लेसमेंट जब तक खत्म नहीं किया, उसका जो भी अलॉटमेंट है वो नहीं किया, या तो कभी कभी कैंसिल कर रहे थे प्राइवेट प्लेसमेंट, तो या तो तुमने जो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट किया था उसे कैंसिल कर दिया होगा, या तो तुमने उसका सिक्योरिटीज अलॉट कर दिया होगा। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम नया प्राइवेट प्लेसमेंट ला पाएगा, लेकिन अगर वही अभी तक पेंडिंग है तो तुम नया नहीं ला पाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट में जब सिक्योरिटी का एप्लीकेशन मनी आता है, इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जो तुम प्राइवेट प्लेसमेंट लाया है एक चेन्नई से, जब भी एप्लीकेशन का पैसा मिला वहां से 60 डेज में तुम अलॉट कर दो सिक्योरिटीज, ठीक है? अगर तुमने सिक्योरिटी डेज मतलब जब भी एप्लीकेशन का पैसा दिया है सब्सक्राइबर ने, इन्वेस्टर ने तुमको, वहां से 60 डेज में उसको शेयर्स क्या कर दो? अलॉट कर दो। अगर तुम 60 डेज में अलॉट नहीं कर पा रहे हो तो 60 डेज खत्म होने के बाद तुमको अगले 15 डेज में क्या करना पड़ेगा? तुमको अगले 15 डेज में उसको रिफंड करना पड़ेगा पैसा, मतलब 75 डेज हो गया ना यार। अगर तुमने 15 डेज में उसको रिफंड नहीं किया तो तुमको इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट लगेगा ये तुमको 60th डे से ही लगना चालू हो जाएगा। मतलब अगर एप्लीकेशन आया वहां से 60 डेज में तुमने अलॉट कर दिया, अच्छी बात, नहीं किया तो 60 डेज से लेके 75 डेज मतलब अगले 15 डेज में तुम उसको रिफंड कर दो। तुमने नहीं किया, तुमने 80th डे को रिफंड किया तो टेक्निकली तो 75 डेज के बाद 5 डेज का ही डिले हुआ है, बट जो इंटरेस्ट लगेगा तुमको 61 डेज से 80 डेज मतलब पूरे 20 डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद जो भी डिटेल्स होगा, अलॉटमेंट किया ना तुमने, उसका डिटेल्स तुम आरओसी के पास पास 3 में फाइल करोगे। अच्छा, 15 डेज में, ये 15 डेज है, टाइपिंग मिस्टेक, तो तुम आरओसी के पास कितने दिन में फाइल कर दोगे सारा इंफॉर्मेशन? 15 डेज में तुम आरओसी के पास फाइल कर दोगे सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, कहां से? ऑब्वियसली अलॉटमेंट किया वहां से 15 डेज में फाइल कर दोगे। अच्छा, इसके बाद
अगर अनलेस द अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज सबमिटेड टू आरओसी, मतलब अगर तुमने अलॉटमेंट कर दिया, अच्छी बात है, अलॉटमेंट करके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया आरओसी के पास, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुमने रिटर्न ऑफ, जब तक तुम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर देते तब तक जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला था तुमको प्राइवेट प्लेसमेंट का, उसको तुम अलग से एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में जमा करके रखोगे। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, मेरे को एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब उसको सेपरेट शेड्यूल बैंक में मैं एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दूंगा। एस्क्रो अकाउंट तो तुमको पता ही होगा, ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जिस पर्पस के लिए पैसा मिला रहता है उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए पैसा यूज नहीं हो सकता है। तो मैंने उसको सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखा है। अब कब तक रखूंगा मैं? जब तक मैं अलॉट करके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल नहीं कर देता हूं। अच्छा, और ये पैसा सिर्फ दो काम के लिए यूज कर सकता है। अगर तुमने शेयर्स अलॉट कर दिया है तो ऑब्वियसली क्या करोगे, तुम उस अलॉटमेंट के अगेंस्ट उस पैसे को एडजस्ट कर दोगे, और अगर तुमने शेयर्स अलॉट नहीं किया तो तुम उस इन्वेस्टर को पैसा रिफंड कर दोगे। तो यही दो काम के लिए पैसा यूज कर सकते हो और तीसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सेक्शन 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? अब आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? तो देखो, जब भी तुमको कोई ऑफर मिल रहा है, ठीक है, जब भी आपको कोई ऑफर मिल रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है सामने वाला, और तुमने डिसाइड किया कि हाँ मुझे उसको सिक्योरिटीज देना है, तो जब तुम सिक्योरिटीज देते हो इन्वेस्टर को तो उसको क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ बाय कंपनी ऑफ ऑफर मेड बाय पब्लिक टू सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। अच्छा, इसके बाद बोला भाई तुमने ये 5 कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं किया, ये पांचों कंडीशंस क्यूमुलेटिव है, तो माना जाएगा कि तेरा जो अलॉटमेंट है वो इररेगुलर है, ठीक है, गलत है। तो पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तेरे को मिल जाना चाहिए। अच्छा, कितना मिल जाना चाहिए? जो भी प्रोस्पेक्टस में डाला ना अमाउंट प्रोस्पेक्ट, उसका कम से कम 90%, जो भी तुमने सिक्योरिटीज इशू किया उसका कम से कम 90% तुमको मिल जाना चाहिए। तो अगर 100 करोड़ है तो कम से कम 90 करोड़ अगर सब्सक्राइब हो गया है ये, तो ही तुम अलॉट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट तेरे को 100 करोड़ में खत्म करना है, एक कहने से वो तुम 90 करोड़ में फिर भी जैसे जैसे कर लोगे, बचा हुआ तुम थोड़ा बहुत इधर उधर से अरेंज कर लोगे। पता चला तेरे को 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ ही मिला, ये तो तुम 70 करोड़ कहीं और से जुगाड़ नहीं कर पाएगा, तो फिर तुम जो 30-40 करोड़ पैसा लिया वो भी वेस्ट कर देगा। इसीलिए बोला भाई मिनिमम 90% तेरे को एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिलना चाहिए? मिनिमम एप्लीकेशन मनी, अगर तेरी अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए। मान लो एक कंपनी है, अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसने बेटा प्रीमियम दिया है और प्रीमियम देके 200 पे इशू किया है, तो अगर तुम अनलिस्टेड, तो ये उसका इशू प्राइस हो गया। तो अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी है तो तुमको इस फेस वैल्यू का 5% मिल जाना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, अगर तुम लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे इन्होंने 25% बोला, बट फेस वैल्यू का नहीं, इशू प्राइस का। मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए 200 का 25% उसको मिल जाना चाहिए और अनलिस्टेड के लिए 10 रुपए का 5% मिल जाना चाहिए। मतलब अनलिस्टेड के लिए फेस वैल्यू का 5% मिल जाना चाहिए और लिस्टेड के लिए इशू प्राइस का 25% मिल जाना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तुमको 30 डेज में मिल जाना चाहिए। जब भी तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना, वहां से 30 डेज में तेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। 30 डेज में कितना? 90% मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, मतलब लोगों को तेरी कंपनी में विश्वास ही नहीं है, तो पैसे रिफंड कर दे, ठीक है। जब भी तेरा इशू क्लोज होगा ना, वहां से 15 डेज में तू पैसे रिटर्न कर दे, वरना तेरे को इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद क्या बोला इन्होंने? तेरे को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट करना पड़ेगा पास 3 में, विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है ये। तो क्या बोला मैंने आपको? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने टाइम में फाइल करना है? 30 डेज में फाइल करना है, पास 3 में। अगला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 40, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। सुनो मेरी बात, ये जब तुम पब्लिक इशू ला रहे हो और तुम सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहते हो, तो ये लोग बोला कि एवरी कंपनी, जब तुम पब्लिक इशू ला रहे हो तो इशू कर रहे हो, तो एक या उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे तुम सिक्योरिटीज, अपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तुम सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो, मतलब उस पर लिस्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम किसी स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहते हो तो तुम उसका नाम भी लिख दोगे अपने प्रोस्पेक्टस में। फॉर एग्जांपल, मैं पब्लिक इशू ला रहा हूं और मैं बीएसई एनएससी पे अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करना चाहता हूं, तो मैं प्रोस्पेक्टस में नाम डाल दूंगा कि भाई मैं बीएसई एनएससी पे सिक्योरिटीज को लिस्ट करूंगा।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इसके बाद ये लोग क्या बोलता है कि जो भी एप्लीकेशन मनी तेरे को मिला है उसको तुम वापस, सेम पॉइंट है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट में, और वो पैसा तुम जब तक लिस्टिंग अप्रूवल मिल जाएगा बीएसई एनएसई से और तुम अलॉट नहीं कर दोगे सिक्योरिटीज, तब तक तुमको वो होल्ड करना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट। और ये पैसा सिर्फ दो काम के लिए यूज कर सकते हो। अगर तुम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दोगे उस अलॉटमेंट के अगेंस्ट, या तो अगर नई सिक्योरिटी इशू करे तो उसको रिफंड कर दोगे इन्वेस्टर को। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, अगर तुमने एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन किया, उस स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने दो स्टॉक एक्सचेंज पे दिया है, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, तब तो तुम ऑब्वियसली लिस्टिंग नहीं कर सकते हो। अब एक अजीब सिचुएशन है, तुमने दो स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन किया था, एक ने अप्रूवल दे दिया, एक ने रिजेक्ट कर दिया। अब कोई बोलेगा सर एक तो अप्रूवल दे रहा है ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर दो पे तुमने अप्लाई किया, एक ने यस बोला, एक ने नो बोला, डोंट यू थिंक इन्वेस्टर का तो फिर भी कॉन्फिडेंस शटर होगा कि नो क्यों बोला होगा? और इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने तुम लोग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने तुम लोगों का लिस्टिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो तुमको रिफंड करना पड़ेगा। मतलब तुमने एक को ही किया था, उसने रिजेक्ट कर दिया, तब तो रिफंड करना ही है। एक को किया था, उसने अप्रूवल दे दिया, तब तो आगे बढ़ जाओगे, तुम अलॉट कर दोगे। दो को किया था, एक ने यस बोला, एक ने नो बोला, एक ने भी नो बोला तो भी, अब एक ने यस बोल भी दिया, फिर भी तुमको रिफंड करना पड़ेगा। इसीलिए एप्लीकेशन करते टाइम ध्यान रखना, शानपत्ती मत करना। अगर लग रहा है कि भाई इसमें ये वाला रिजेक्ट कर सकता है, यही अप्रूवल देगा, तो प्रोस्पेक्टस में जिसका अप्रूवल देने का लग रहा है तुमको, उसका ही नाम लिखो और उसी को एप्लीकेशन करो। क्लियर है ये? अच्छा, अंडर राइटर क्या होता है मालूम ही होगा तुमको। अगर मुझे लग रहा है सिक्योरिटीज मेरा ना बिक रहा है तो मैं किसी बंदे से गारंटी दूंगा, वो बोलेगा भाई सिक्योरिटीज नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे, वो अंडर राइटर होता है। और वो जो रिस्क ले रहा है उसके बदले वो कमीशन चार्ज करता है, अंडर राइटिंग कमीशन। अभी अंडर राइटिंग कमीशन सिर्फ तब पे कर सकते हो जब तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है कि तुम अंडर राइटिंग कमीशन पे कर सकते हो। और कितना पे कर सकते हो? अगर शेयर इशू कर रहे हो तो जो इशू प्राइस है उसका 5%, या आर्टिकल में जो परसेंटेज लिखा है विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल में 4% लिखा तो 5% और 4% लोअर क्या हो गया? 4%। आर्टिकल में 3% लिखा तो 5% और 3% लोअर क्या हो गया? 3%। तो दोनों में जो भी लोअर होगा, सर आर्टिकल में 7 लिख दिया तो 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, विच वन इज लोअर है ना यार। अच्छा, डिबेंचर में 2.5% ऑफ इशू प्राइस और आर्टिकल विच वन इज लोअर, तो अगर डिबेंचर में 3% है तो 3% और 2.5 लोअर हो गया तो लोअर 2.5। डिबेंचर आर्टिकल में अगर 1 है 1% तो 1% लोअर है तो 1%। समझ गया तुम लोग? अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन जो तुमने इशू किया है उसके पैसे से तुम पे कर सकते हो, या तो कंपनी का कोई प्रॉफिट है उससे पे कर सकते हो। और प्रोस्पेक्टस में तुमको डालना पड़ेगा डिटेल की अंडर राइटर कौन है तेरी कंपनी का, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है, कौन सा सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, शेयर्स ऑफर कर रहा है, डिबेंचर ऑफर कर रहा है, कौन सा सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है और कौन से सिक्योरिटीज को अंडर राइट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बढ़े आगे, अब ध्यान देना, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, आईडीआर सॉरी जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये जब इंडियन इन्वेस्टर अपना पैसा, अपना कंपनी का सिक्योरिटी किसी फॉरेन इन्वेस्टर को रेज करता है, फॉरेन मार्केट से फंड रेज कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को अपना सिक्योरिटी दे रहा है, तो वो जीडीआर के थ्रू होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो समझो मैं या नेस्डैक वगैरह पर अपना सिक्योरिटी लिस्ट कर रहा हूं, वहां से मैं फंड रेज कर रहा हूं, अमेरिकन इन्वेस्टर से रेज कर रहा हूं, समझ रहे हो? या वैसे तो फिर अमेरिकन से क्या तो एडीआर हो जाता है, ठीक है, अमेरिकन नहीं, उसके अलावा कहीं और फॉरेन मार्केट से रेज कर रहा हो तो वो क्या हो गया था? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बेटा ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये इशू करने के पहले तुमको पहले तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, क्योंकि शेयर होल्डिंग तुम्हारी उन लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है तो उनका एसआरएन जीएम करना है। बट ऑब्वियसली एसआरएन जीएम करने के पहले कंपनी के मैनेजमेंट को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, तो पहले तेरे को क्या पास करना पड़ेगा? BR8 BM, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो गया बोर्ड मीटिंग में, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है शेयर होल्डर का। अच्छा, लेकिन अब यार क्योंकि ये भारत के बाहर के लोग हैं, भारत का पैसा आ रहा है तो बड़े बड़े लोगों का भी अप्रूवल लेना है। जैसे कंपनीज को कंट्रोल करता है एमसीए, तो उसका अप्रूवल ले लेना है। अच्छा, मनी रिलेटेड इशू है, ओके। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला? एमसीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर मनी रिलेटेड इशू है इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के बाहर कुछ भी अगर फाइनेंशियल वर्क होता है तो आरबीआई का भी अप्रूवल लगता है, ठीक है। अब ये यहाँ की कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है और बाहर भी फंड रेज कर रही है, तो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का भी तो अप्रूवल लेना होगा, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो ना,
पहले तो अंदर के घर के लोग तो BR@, BM, SR@, GM, फिर बाहर वाले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RBI, ठीक है, और बीच वाले इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सो आई होप ये रिवीजन आपको यूजफुल लगा होगा। अब नए चैप्टर का नए रिवीजन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।